Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. कंपनीज एक्ट 2013 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा सेलिब्रेटेड केस लॉ जिसने कंपनी के कोर प्रिंसिपल को क्लियरली एस्टैब्लिश किया। ये केस इंग्लिश कॉर्पोरेट लॉ के अंडर डिसाइड हुआ था, लेकिन इंडियन जुडिशरी और दुनिया की काफी कंट्रीज ने इसे एक्सेप्ट किया है। इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट केस है कि कंपनी लॉ का कोई भी कोर्स हो, ये केस उसमें डेफिनेटली इंक्लूड होता है। और जिस केस को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं, दैट इज सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये केस हमें समझाता है कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी क्या होती है। अब इस टॉपिक को इजी बनाने के लिए हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, फैक्ट्स ऑफ द केस समझेंगे, दूसरा इश्यूज इन्वॉल्व, तीसरा जजमेंट और लास्ट में हम समझेंगे कंक्लूजन और इम्प्लीकेशन ऑफ दिस केस। सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। बच्चों, एक पर्सन था एरन सोलोमन जो लेदर का बिजनेस करता था और बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल भी चल रहा था। 1892 में उसने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस को कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो उसने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट की। नाम था सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब क्योंकि पब्लिक कंपनी थी, मिनिमम 7 मेंबर्स का होना जरूरी था, तो सोलोमन ने क्या किया, मेजॉरिटी शेयर्स खुद रख लिए और एक एक शेयर अपने वाइफ, 4 बेटे और एक बेटी को दे दिए। इस तरह कंपनी लीगली फॉर्म हो गई, लेकिन कंट्रोल पूरा सोलोमन और उसकी फैमिली के पास था और सोलोमन खुद कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। अब कुछ टाइम बाद कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। सिचुएशंस इतनी खराब हो गई कि कंपनी के पास क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के लिए फंड्स ही नहीं बचे। इसीलिए डिबेंचर होल्डर्स ने इंसॉल्वेंसी का केस फाइल कर दिया और कोर्ट ने एक रिसीवर अपॉइंट किया कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। अब फाइनेंशियल पोजीशन देखिए, कंपनी में असेट्स टोटल थे 6000 पाउंड्स के और टोटल डेट्स, सिक्योर्ड डेट्स थे 10,000 पाउंड्स के। मतलब एसेट्स बेचने के बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा पूरा नहीं मिलेगा, इनफैक्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब लिक्विडेटर्स ने एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट किया। उन्होंने बोला सोलोमन एंड कंपनी एक्चुअली सेम है क्योंकि कंट्रोल सारा का सारा सोलोमन के पास है, इसीलिए सोलोमन को पर्सनली लायबल होना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड द इश्यूज ऑफ द केस। अब यहाँ 2 मेन इश्यूज थे। क्या सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक वैलिड कंपनी थी, और दूसरा, क्या एरन सोलोमन पर्सनली लायबल है कंपनी के डेट्स के लिए। Now let's see what the judgment says. कोर्ट ने कहा कंपनी प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनीज एक्ट के अंडर, और इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बनती है। मतलब कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग है। सोलोमन एज अ डायरेक्टर सिर्फ एक एजेंट था कंपनी का, और एजेंसी के लॉ के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी प्रिंसिपल की होती है, एजेंट की नहीं। इसीलिए सोलोमन पर्सनली लाइबल नहीं होगा, कंपनी अपने डेट्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। बच्चों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस केस में 2 है। नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब कंपनी एक अलग लीगल पर्सन है और मेंबर एक अलग पर्सन है। नंबर 2, कॉर्पोरेट वील का कॉन्सेप्ट, इस वील को हर केस में लिफ्ट नहीं किया जा सकता। फ्रॉड, रॉन्गफुल एक्ट हो तभी कॉर्पोरेट का व्हील लिफ्ट किया जाता है, और इस केस में कोई फ्रॉड नहीं था, इसीलिए व्हील लिफ्ट नहीं हुआ। कंक्लूजन की बात करें तो बच्चों, बिजनेस कंपनी का था, सोलोमन का पर्सनल नहीं, और सोलोमन कंपनी के डेट्स के लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा। So बच्चों, this was the understanding of the landmark case Solomon versus Solomon and Company Limited. I hope you've understood the concept. In case of any doubts, do let me know in the comments below. Also, for the notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.